बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मौजूदा मध्य प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। सरकार के एक साल बेमिसाल को लेकर बंसल न्यूज ग्वालियर में एक खास कार्यक्रम कर रहा है जिसका नाम है मोहन का मान। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्वालियर से, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से। भारतीय परंपरा का ये एक अद्भुत पक्ष है और डॉक्टर मोहन यादव जी की मैं बात करूं तो वो भारतीय सनातन परंपरा के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रग रग में ये भावना और ये सोच समाई हुई है। और मैं जानता हूं कि आज उनका गला और निरंतर जिस तरह से वो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की संकल्पना के साथ अपने सहयोगियों के साथ, जिसमें सिंधिया जी एक बहुत प्रमुख नाम है, सिलावट जी हमारे सामने हैं, आप हमारे सामने हैं जी, आपको भी मैं जी आइए एक और कुर्सी लगा दीजिए, आग्रह है मेरा फटाफट। और बेचैन मत होइए, संवाद के 2 सत्र हैं। पहले हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, फिर सिंधिया जी से बात करेंगे। बहुत अद्भुत हमारे सामने ये मौका है जी। सर 4:40 बहुत हमने प्रचारित किया है सर, पहले फिर आप, बहुत अच्छा लगेगा हमें। जैसे ये सत्र समाप्त होगा वैसे हम आपके साथ शुरू कर देंगे जी। बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा सर। पहले मैं सुनील बंसल जी से आग्रह करूंगा, एमडी बंसल ग्रुप की, तुरंत फटाफट पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तुलसी सिलावट जी, और हमारे माननीय अतिथि जी। मैं मंच पर बैठे हुए मेहमानों से आग्रह करूंगा कि वो सामने अपनी जगह ग्रहण कर लें, जिससे हम मुख्यमंत्री जी से और उसके बाद सिंधिया जी के साथ संवाद की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और बहुत दिलचस्प संवाद होगा। दोनों हमारे अतिथि बहुत ही एक अलग दृष्टि और सोच के राजनेता हैं। तो हम इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो मेरा माननीय मेहमानों से आग्रह है, आप लोगों से आग्रह है कि मेहमानों के लिए कृपया जगह रखिएगा सामने प्रथम पंक्ति में जी। हाँ जी। जी, कुर्सी बड़ी कठिन प्रक्रिया है जी। जी, मेरा सारे मेहमानों से आग्रह है कि हम इसको सामने आ जाएं तो हम शुरू करते हैं प्रक्रिया जी। जी हाँ, जी। पहले जैसा मैंने कहा कि पहला सत्र मुख्यमंत्री जी के साथ होगा और फिर हम माननीय सिंधिया जी के साथ ही जाना है। ठीक है जी, साथ ही कर लेते हैं हम जी। सबसे पहले एक बड़ी जबरदस्त बात यह हुई कि कुछ साधु संतों ने डॉक्टर मोहन यादव जी को बड़ा आशीर्वाद दिया और उसकी वजह यह रही कि उन्होंने कहा शाही सवारी, और इस तरह के शब्दों को जैसा आप सामने देखिएगा, मैं आग्रह करूंगा टीम से कि कृपया प्ले कीजिए जो चीज है। और एक सरप्राइज भी हो सकता है डॉक्टर मोहन यादव के लिए, हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। पहले संत समागम और 1 वर्ष पूरे होने पर संतों का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सिंधिया जी को, पूरी टीम को जी प्लीज। तो संतों का ये आशीर्वाद है। अखाड़ा परिषद, आप जानते हैं कि प्रयागराज में कुंभ की शुरुआत होने वाली है और उसके पहले ये प्रक्रिया जो वहां संत समागम है, चलिए क्यों कीजिए प्लीज। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे शाही स्नान की परंपरा है, ये हमारे उज्जैन से अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री
जो बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री है, जिनको हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। जब वो महाकाल में गए थे, उनको पूछा गया कि भाई बोले मान्य जी आपको शाही सवारी में चलना है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई शाही सवारी क्या होती है, क्या आपके पास कोई अच्छा सा नाम नहीं है, क्या देववानी में कोई नाम नहीं है, क्या सनातन में कोई ऐसा नाम नहीं है। तो मैं उस समय दिल्ली में था, मुझे भोपाल से फोन आया, प्रेस का फोन आया। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल उचित है, और जो हमारा महाकुंभ प्रयागराज का होगा, प्रयागराज में भी अब हम जो है नाम बदल देंगे। पेशवाई की जगह पे हमने छावनी प्रवेश किया है, और शाही स्नान की जगह पे हमने राजस्विक स्नान किया है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, जो हमारे उज्जैन, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहता हूं। हमने जो उनका 1 साल का कार्यकाल देखा, उनके जितने भी फैसले थे, पूरा मध्य प्रदेश नहीं पूरा भारत उसकी सराहना करता है। और सबसे बड़ी बात है, वो उस कुल से पैदा हुए हैं जो साक्षात श्री भगवान कृष्ण का कुल है, वासुदेव कुल से। और ये भी कहना चाहता हूँ, सभी साधु संत, पूरा सनातन आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, बहुत ही श्रेष्ठ उनका व्यक्तित्व है, और श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ उनका व्यक्तित्व है। और हम भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनको शक्ति दें, और वो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूरे समाज को, पूरे ब्रह्मांड को गीता का ज्ञान दे करके और आध्यात्मिक ज्ञान उपलब्ध कराया, ऐसा ही वो कुछ कृत्य करें अपने द्वारा कि समाज उनको, इतिहास उनको याद रखे, और मोहन जी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है। बहुत बहुत उनके लिए आशीर्वाद। श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पावन सानिध्य में जो सरकार चल रही है, जिसने अपना 1 वर्ष पूरा किया है, मैं उस सरकार को बहुत बहुत शुभाशीष देता हूं। एक ऐसी सरकार जो गरीबों के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, नौजवानों के लिए काम करती है, किसानों के हित में काम करती है। मैं उनकी सारी पार्टी को और मध्य प्रदेश की जनता को श्री कल्की धाम की तरफ से, श्री कल्की पीठ की तरफ से बहुत बहुत शुभाशीष देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस पावन अवसर पर, इस महान उत्सव पर मैं बंसल न्यूज को खास तौर से, और उनके एमडी, सीएमडी, उनके जो कर्ता धर्ता हैं, उनके जो प्रेरणा स्रोत हैं, सुनील बंसल जी को भी बहुत बहुत शुभाशीष और शुभकामनाएं देता हूं। मोहन यादव जी चूंकि उज्जैन की पवित्र महादेव की नगरी से आते हैं, और साधु संतों के प्रति उनकी बहुत अगाध श्रद्धा है, और ऐसे धार्मिक व्यक्ति जब किसी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो निश्चित रूप से उस प्रदेश का उत्तम विकास होता है। मैं उनके इस कुशलतम 1 वर्ष पूरा होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास भी है कि उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश निरंतर विकास की राह पर चलता रहे। बहुत स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। नृत्य गोपाल दास जी का भी आशीर्वाद है, वो जुड़ते हमारे साथ लेकिन काफी उनको कष्ट है, राइजिंग ट्यूब है इस समय, नहीं तो वो भी आशीर्वाद के लिए। पहला मैं आपसे ये जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करते हुए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, आप ग्वालियर आए और यहाँ की मिल में गए और आपने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। इसके पहले इंदौर और उज्जैन में जो मिलें बंद हो चुकी हैं, उनके श्रमिकों को उनके ड्यूज देने के लिए, और यहाँ भी 8000 के करीब, मेरे ख्याल से जेके मिल की बात है, जेपी, और श्रमिकों ने कहा कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री हमारे बीच आया है और जिसने हमारे लिए ये बात की है। ये संवेदना का भाव, चूंकि आपने मिलों का वो स्वर्णकाल भी देखा है उज्जैन में, ये बात कहाँ से दिमाग में आई, और इसको क्या इस तरह से और भी प्रदेश में आप आगे बढ़ाएंगे जाहिर तौर पर? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री
ने अपने भाषण में भी कहा और हम सबके लिए सदैव इस बात के लिए पंडित दीनदयाल जी के उस घोष वाक्य के साथ के हमारी सरकार में बने रहने का मतलब ही है कि हम अपनी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति अर्थात गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में अगर बदलाव ला सके तो सरकार में रहना सार्थक है, अन्यथा सरकार का रहना निरर्थक है। इसलिए इस भाव के आधार पर हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी आप कल्पना करो 30 साल तक कोई अपने हक का पैसे की लड़ाई लड़े, सरकार के साथ बड़ा दुविधा वाला मामला है। सरकार विभिन्न विभागों से मिलकर चलती है, ये अच्छी बात है कि अधिकारी वर्ग हमारी इन सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं, लेकिन ये बीच का गैप था कि हमारे विभाग ने एक विभाग लीज की जमीन देता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इंडस्ट्री लगवाता है, लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जब इंडस्ट्री लगी उस दौर में कुछ हुआ होगा, लेकिन बाद में इंडस्ट्री फेल हो गई, कोई कारण से कुछ चली गई। अब ऐसे में बड़े पैमाने पे जो मजदूर वर्ग के गरीब भाई बहन है, अगर उनके हक के लिए पैसा नहीं दे तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कष्ट की बात क्या होगी। तो उस भाव के आधार पर हमने उज्जैन में भी, माननीय सिंधिया जी यहाँ बैठे हैं, हमारे माधव महाराज जी के जमाने की उज्जैन की मिल थी, विनोद विमल मिल, उन मिल के श्रमिकों का भी हमने निराकरण कराया था। इंदौर में हुकुमचंद मिल जो होलकर महाराज के समय की थी, यहाँ भी जैसी मिल, हमने तो कहा ये 10-15 तो जानकारी में है ही, और भी कोई होगी किसी भी इंडस्ट्री के मजदूरों की परेशानी, गरीबों की परेशानी, सरकार सबसे पहले उसका भुगतान करेगी, इसमें कोई शंका नहीं। एक और छोटे सवाल के बाद सर की तरफ आऊंगा मैं। इस समय जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं उनकी बड़ी चर्चा है देश में, और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के लिए तो बड़ा एडवर्स रिमार्क भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि इस तरह की चुनौती नहीं आई, जबकि यहाँ भी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है और उसके बाद भी आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से दौड़ रही है। तो ये रिसोर्सेज का अच्छा मोबिलाइजेशन है, संसाधनों का अच्छा वित्तीय प्रबंधन है, कैसे? क्योंकि ये आप शायद मॉडल बने इस लिहाज से भी। आप देखिए, ये बात सही है कि हमारी सरकार जनहितैषी योजनाओं को लेकर के सरकार में हमको आना पड़ता, आते भी हैं, घोषणा पत्र संकल्प सब रहता है, लेकिन सरकार के साथ हमारे वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था पे सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। जहां आपने उल्लेख किया, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा, खड़गे जी को, जिनने सार्वजनिक रूप से कहा कि ऐसी झूठ बोल के सरकार बनाने से तो फायदा नहीं है। जो कर्नाटक और हिमाचल में उनकी सरकार दिवालिया घोषित हो गई, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये एक पक्ष हो गया कि उनने इतनी लोक लुभावन, इतनी झूठ बोलने वाली योजना बोल करके चले गए कि सरकार तो बन गई, लेकिन उम्मीदों के आसमान पे से आप जमीन पे गिर गए। हमने कहा कि सरकार के आधार पर जो योजना हमने लागू की है उसमें से एक भी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन सरकार सुशासन के बलबूते पर अपनी आय भी बढ़ाएगी, फालतू खर्चों को कंट्रोल भी करेगी, या जहां हमको लगता है सरकार नीति बदल लेगी तो पैसा बच जाएगा, वो प्रयोग भी हमने चालू किया। आपने देखा इसी ग्वालियर की धरती पर हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू की, जिसके आधार पर आज लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश हमको मिलने वाला, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये प्रयास हमने प्रारंभ किया। एक तरफ ये करा, दूसरी तरफ बजट को देखकर हमने कहा कि बजट हमारा लगभग 3.25 लाख करोड़ का बजट है, 5 साल में इसको 7 लाख करोड़ का करेंगे, खर्चे पे कंट्रोल भी करेंगे, लेकिन व्यवस्थाओं के जरिए आय भी बढ़ाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक हेड बताता हूं आपको मैं, लगभग हमारी किसानों की 5 हार्स पावर का एक कनेक्शन अगर हम देते हैं तो 53,000 रुपए की किसान को सब्सिडी देते हैं, उससे 7,000 लेते हैं, 7,500, लेकिन उसको 53,000 सरकार की तरफ से एक ट्यूबवेल के कनेक्शन पर हमको सब्सिडी देना है, अर्थात 93% हम उसको सब्सिडी दे रहे हैं, वो 7% मिला रहा है। और ऐसे ही हमारी घरों की बिजली के अंदर भी, तो दोनों मिलाकर लगभग 25,000 करोड़ का हमारे पे फटका ये अलग से आता है। हमने कहा किसानों को अगर अपने पैरों पे खड़ा कर दें, अर्थात जैसे अभी हमने इसी 1 साल के अवसर पर अनाउंस किया है, 1 लाख बिजली के सोलर पंप हम किसानों को देने जा रहे हैं, जिसके बल पे क्या होगा
किसानों को जो 53,000 रुपये प्रति पंप की जो सब्सिडी देना पड़ती है वो सब्सिडी नहीं देना पड़ेगी और किसान को बिजली फ्री मिल जाएगी। ऐसे हम सारे किसानों को बिजली फ्री देना चाहते हैं। 3 साल के अंदर ये सारे किसानों के लगभग 15,000 करोड़ रुपया हमारे पास हर साल बचेगा और 10,000 करोड़ जो विभिन्न छतों पे लगा करके हम दूसरी सब्सिडी देते हैं तो 25,000 तो ये कवर होते हैं। जैसे आपकी जानकारी है, हमने सरकार में बनने के बाद मेडिकल कॉलेज, मेडिकल शिक्षा, ये चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों को एक मर्ज कर दिया। भाई जहां हॉस्पिटल है डॉक्टर वहां प्रैक्टिकल कर लेगा, वो मेडिकल कॉलेज वाला हॉस्पिटल हो या सामान्य हॉस्पिटल हो उसमें फर्क क्या पड़ता है। तो इसके बलबूते पर आज हमारे 17 गवर्नमेंट के और 13 प्राइवेट 30 मेडिकल कॉलेज आज हमारे चल रहे हैं। और मुझे इतना ही थोड़ा आप इसके आधार पर बताना चाहूंगा कि 2003-4 के पहले कुल 5 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में थे। 400 हमारी मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चों की सीट थी। आज हमारी 5,000 सीट तो 30 मेडिकल कॉलेज में है और 1 साल के अंदर हम 10,000 बच्चों की सीट कर देंगे और 52 मेडिकल कॉलेज कर देंगे। ये हमारी अपनी सरकार की भावना। अपने संसाधनों के बलबूते पर शिक्षा की व्यवस्थाओं सहित ऐसे कई सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और उसी में मैं आपको कुछ 2-3 चीजों का उदाहरण दे रहा था। और अगले सवाल के साथ मैं आऊंगा, मैं माननीय सिंधिया साहब की तरफ चलूंगा। और मुझे लग रहा है कि ये समय मध्य प्रदेश के लिए मोहन ज्योति एक्सप्रेस की तेज रफ्तार के साथ विकास को लाने का है, क्योंकि ये युति मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी चर्चित रही है और आगे भी रहेगी। तो मोहन ज्योति एक्सप्रेस दौड़ेगी। सर, 1 साल सरकार का, मोहन जी का व्यक्तित्व, पहली तो एक टिप्पणी आपकी, कैसे देखते हैं सरकार का ये कार्यकाल? और बतौर मुख्यमंत्री आपने बहुत तारीफ की है कि बहुत डायनामिक लीडर हैं। जी, मैं तो ये कहूंगा शरद जी कि 1 साल का कार्यकाल रहा है मोहन जी का, और जो मैं इनको जानता हूं, लेकिन 1 साल से नहीं, लेकिन पिछले 10-15 सालों से, ये दिनों के आधार पर नहीं गिनते, ये घंटों के आधार पर गिनते। तो इनका कार्यकाल 365 दिन बटा 24, और जो मेहनत और मशक्कत इन्होंने इस 1 साल में करके दिखाया है। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहता हूं, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स पूरे मध्य प्रदेश में की हैं, प्रदेश के अंदर करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश, रोड शोज मुंबई में, बेंगलुरु में, कई जगह में जाके किया है। अभी इनके विदेश जाने के पहले मैं भी जर्मनी में ही था 2-3 दिन पहले, और जो जर्मनी और यूके का रोड शो हुआ है, पहली बार मध्य प्रदेश को देश के बाहर मार्केटिंग का काम केवल नहीं किया जा रहा, लेकिन 80,000 करोड़ रुपए का निवेश केवल 2 देशों से, जर्मनी और यूके से, आज मध्य प्रदेश के लिए संकलित है। तो आज मध्य प्रदेश का नाम विश्व पटल पर उभारा जा रहा है। ये एक पहलू है, पर मैं मानता हूं कि एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सामान्य तौर पर आज के काल के राजनीतिज्ञ या नेता लोग नहीं देखते। प्रधानमंत्री जी की पहले दिवस से इस पर बहुत बड़ी एक भूमिका रही है, और वो रही है कि पिछले 60-70 वर्षों में भारत ने सदैव पश्चिम देशों की तरफ देखा है। पश्चिम देशों के प्रति हम लोग आकर्षित हुए। पश्चिम देशों में जाकर हमने नौकरियां की। पहली बार 70 वर्षों के बाद भारतीय नागरिक अपने भारत के इतिहास, संस्कृति और विरासत पर आज गर्व करता है, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के आधार पर। और भारत का एक चरित्र विश्व पटल पर उभरा है। चाहे आप वाराणसी की बात करो, उज्जैन की महाकाल लोक की बात करो, केदारनाथ, बद्रीनाथ की बात करो, और उसी की एक शैली मोहन यादव जी प्रदेश में भी ला रहे हैं। अभी नौजवानों से हमारी बात हुई, विज्ञान पर चर्चा हो रही है, हमारी अध्यात्म के ऊपर चर्चा हो रही है, और आज पूरा विश्व भारत को देख रहा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब जाता हूं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए,
आज जो आकर्षण भारत के प्रति है, केवल इसलिए नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो हमें 11वीं आर्थिक शक्ति से आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बना दी है और 2027 तक जर्मनी और जापान को भी हम लोग पीछे छोड़ देंगे और विश्व के तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। लेकिन इसलिए भी कि आज भारत के आधार पर विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के आधार पर भारत के आध्यात्मिक शक्ति को विश्व पहचान कर रही है। कोरोना काल आया, हम जब कहते हैं विश्व बंधु, ये दो शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसको साकार करवाया। 100 देशों तक भारत ने वैक्सीन पहुंचाई, विश्व के लोगों का जान बचाया। हम ऑपरेशन गंगा में प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा था, रोमेनिया और मोल्डोविया। हम केवल भारतीय छात्र और छात्राओं को वापस नहीं लेके आए, हम आसपास के पड़ोसी देशों के, अफ्रीका तक के छात्र और छात्राओं को भारत वापस लाके उनके देशों तक पहुंचाने का कार्य भारत ने किया। 90 प्लेन इस देश से गए हमारे छात्र और अंतर्राष्ट्रीय छात्र को वापस लाने के लिए। किसी और देश ने अपना प्लेन नहीं भेजा, केवल भारत का तिरंगा का जहाज जा रहा था वहां अपने सभी छात्र और छात्राओं को वापस लाने के लिए। तो ये मान्यता और भूमिका केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों पर ये भूमिका बन रही है आज। जी वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैं जो बात कह रहा था वो चरितार्थ बहुत ताकत से होगी, क्योंकि दो डायनामिक लीडर हमारे साथ हैं। सर, एक सवाल जो मेरे मन में आता है डॉक्टर साहब, कि इनकम टैक्स देने की, ये सवाल आपसे पता नहीं क्यों कम पूछा गया, मुझे लगता है कि इनकम टैक्स मंत्री विधायकों का सरकार क्यों दे, और ये बात इतने वर्षों से ये परंपरा चलती क्यों चली आई, और ये बात आपके मन में खटकी कि भैया सरकार के खजाने। देखिए, ये बात बिल्कुल आपने ही मेरी बात का उत्तर दे दिया। सरकार में हम मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कोई दायित्व लें, तो हमारा निजी जीवन, निजी व्यापार व्यवसाय, हमारी निजी बैलेंस शीट, वो अपनी दुनियादारी की है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री बन गया या मंत्री बन गया तो मेरा पैसा सरकार जमा करे, माफ करना, माननीय जैसे सिंधिया जी ने कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते रहते और हमारी अपनी पार्टी के आधार पर हम तो सोच भी कैसे सकते कि हमारा पैसा का, हमारा खर्चा क्यों उठाना चाहिए, सरकार को इससे बचना चाहिए। इसलिए हमने तो आते ही कहा कि ये नहीं चलेगा, ये हम अपनी सनातन संस्कृति की व्यवस्था में विचार करते हैं। मैं तो आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ, जैसे उज्जैन की बात बताता हूँ, बाबा महाकाल का मंदिर माननीय महाराज जी के समय बनाया हुआ है। अब हमने वहाँ अन्न क्षेत्र चालू किया है, तो अन्न क्षेत्र समाज की आदत कैसी है, केवल इस उदाहरण से समझ लेना। हमारी संस्कृति में जो अन्न क्षेत्र चालू किया, वहाँ हजारों लाखों लोग आते हैं भोजन करने, लेकिन सारे कामों के लिए हमारी धनराशि कम पड़ जाती। महाराज, हर साल अन्न क्षेत्र में जितना खर्चा होता है उससे डबल इकट्ठा हो जाता है, कोई फ्री में नहीं खाना चाहता है। ये हमारी अपनी संस्कृति। यहाँ तक कि जितने मंदिर के बाहर जब हम चालू कर रहे 2004-05 में, तो स्थानीय कलेक्टर ने कहा कि सर ये गलत कर रहे हो आप। हमने क्यों? बोले इनसे 10 रुपए तो लेना चालू करो। हमने कारण ये कि इतने लोग ये सब बाहर मंदिर के ही बैठते हैं, अगर ये भोजन करने आ जाएंगे तो अपना तो ये काम चलेगा कैसे। हमने कहा आप हिम्मत रखो, भगवान पे भरोसा करो, एक भी नहीं आएगा। और मैं गारंटी से कहता हूं, आज लगभग 20 साल के आसपास का समय हो गया, एक भी बाहर भिक्षु का कभी भी बिना पैसे के वो भी खाने नहीं आए। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। फ्री में हमारे यहाँ किसी को ऐसी आदत नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इनसे बचना चाहिए और मैंने अपनी व्यवस्था बताई। मैं समझता हूं कि माइक्रोफोन दीजिएगा मुझे। इसका खुलासा आप यहां नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कुछ तो आए होंगे लोग कि सर क्यों कर रहे हैं, सर चली आ रही है सर परंपरा, चलने दीजिए सर, क्या समस्या है सर। अब आपने बात समझ ली तो बस वही खत्म कर दो ना, क्या चक्कर। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि महाराज बैठे हैं यहाँ, लेकिन माधव महाराज हमारे जिनने SEZ और जो राज्य व्यवस्था की सुव्यवस्था में बदली, पूरे देश के अंदर एकमात्र सिंधिया घराना है जिसने कहा कि अपनी आय बढ़ना चाहिए, फैक्ट्रियां लगना चाहिए, हमारी सब प्रकार की व्यवस्थाओं में अर्थतंत्र का अंग्रेजों के शासन सूत्र संभालने के बाद
सबसे सफल राजा, बल्कि वो तो मोती वाले राजा कहला करके भी आनंद महसूस करते थे। ये उस समय से ये व्यवस्था हमारी है कि लक्ष्मी से कोई ना नहीं है, लेकिन लक्ष्मी सुमार्ग से आना चाहिए, कुमार्ग से नहीं आना चाहिए। क्या बात है। और मुझे लग रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में महाकाल एक बहुत पवित्र बंधन है। उज्जैनी सिंधिया जी के एंसेस्टर्स और उससे उज्जैन का भावनात्मक लगाव, और इन दोनों नेताओं का साथ काम करना, नियति कुछ अच्छा मध्य प्रदेश के लिए सोच रही है। जी, एक छोटा सा प्रश्न करके सिंधिया जी की तरफ चलूंगा। क्या मध्य प्रदेश, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए, हम लोग इस पथ पे आए हैं जो पार्टी की सोच और विचारधारा है, आदर्शशिला है, मेरे परिवार की आदर्शशिला है कि हम राजनीति में नहीं आए। और ये मैं अपने आप के लिए नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन मैं मोहन यादव जी के लिए भी कह रहा हूं, हम लोग जनसेवा में आए। राजनीति केवल एक माध्यम है, लक्ष्य है जनसेवा, उसकी पूर्ति करने का माध्यम है। तो ये लेने का माध्यम नहीं है, ये देने का माध्यम है। एक आप अनुमति दें तो एक छोटी सी बात जो मुझे बहुत प्रामाणिक पता चली, आपके परिवार से जुड़ी और बड़ी, और मोहन जी के बाबूजी से मुझे मिलने का मौका मिला। अद्भुत व्यक्तित्व। तो आपके पिताजी के बारे में मैं बताऊंगा। कई बार प्रतिद्वंदिता अंदर की चलती है। आपकी बुआ जी का विवाह तय हुआ और अंदर के थे, कौन थे वो छोड़िए, लेकिन ऐसी खबरें प्रचारित की गई कि बहुत लेविशली खर्च किया जा रहा है, गाड़ियां दी जाएंगी, स्वर्ण के मंगलसूत्र बांटे जाएंगे। और माधवराव सिंधिया जी ने उन खबरों से देखकर उन्होंने तय किया कि सिर्फ आइसक्रीम और कॉफी शादी में। ये स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी हैं, जिनका व्यक्तित्व, और डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी उस निष्प्रह योगी की तरह रहे, जिनका पिता शीर्षस्थ था, लेकिन वो कहते थे पैसे लाओ ना, और मेरे को पैसे तो लगेंगे। वो अद्भुत घटना थी। थोड़ा सा उसका जिक्र करिए कि बाबूजी आपसे क्या मांग रहे थे, कि वो ट्रैक्टर का किस्त चुकानी है, क्या करना है, फिर आपने आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे लिए थे। जी, अब मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, पिताजी तो स्वर्ग में है, लेकिन ये बात सही है कि उनने शुरू से अपने व्यवस्थाओं पे, व्यक्तिगत उनके जीवन में भी शुचिता का बहुत ध्यान रखा। और मैं तो संयोग ऐसा रहा कि टूरिज्म चेयरमैन, यूडीए चेयरमैन, मैं लगातार 2004-05 से सरकारी पदों पे रहता आया हूँ, लेकिन लगभग 20 साल सरकारी गाड़ी मेरे पास रही, और अपने उनके आदर्शों के आधार पर एक दिन एक बार भी मेरी गाड़ी में बैठे भी नहीं वो कि मैं इसको, मेरे को नहीं बैठना, ये गाड़ी तुम्हारी है, तुमको बैठना है। मैंने कहा कि ये मकान कुछ हो गया तो बोला जरा बेटा और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, ऐसे टालते रहिए। तो मैं जब मुख्यमंत्री बन गया, मैं उनके पास गया कि अब तो चलो भोपाल दिखाता हूँ आपको मकान। तो बोले बेटा कितना भी मकान कैसा भी हो, लेकिन अपने घर के मकान से अच्छा नहीं हो सकता। तो तुम्हारा मकान सरकारी है ना, वो कुछ दिन जब तक सरकार रहेगी तब तक रहेगा, अपना लौट के यहीं आना। तो अपने घर की चिंता करो, अपने घर के अंदर जो है उससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसीलिए इन व्यवस्थाओं पे रहते हुए निष्प्रभ भाव से, जो एक शुरू से, और आपको जानकारी बताऊं लगभग वो 100 साल के आसपास के थे। अभी भी इस साल जब उनने शरीर छोड़ा, उस साल भी मंडी अपनी फसल बेचने खुद जाते थे, खेत पे जाते थे। आपने बताया अपनी खेती में रोज, इस बार चूंकि माननीय महाराज में बताऊंगा कि वो प्रभारी मंत्री बन के, ये हमारे गौतम जी, उन्होंने कहा मैं मेरे को प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री ने बनाया, मैं उज्जैन का प्रभारी हूँ, तो मैं आके पिताजी के चरण छूकर फिर अपना काम संभालूंगा। तो पिताजी को खबर की कि जरा आप घर रहना, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगा बेटा, तुम तुम्हारा काम करो, तुम क्यों टाइम खराब कर रहे हो। फिर भी वो प्रभारी मंत्री मेरे घर आ गए, तो ये अपने खेत चले गए। आने के पहले पुलिस की सूचना मिली जाती, तो वो खेत चले गए। तो उनसे मोबाइल पे बात की कि बाबूजी आप कहाँ हैं। बोले मैं तो खेत पे आ गया हूँ। तो बोले मैं आपको वहां आशीर्वाद लेना। बोले बेटा मैं कहीं और चला जाऊंगा, तुम अपना समय मत बिगाड़ो, अपना काम करो, ये तुम्हारा काम है जो सरकार ने तुमको दिया, हमारे से मिलके क्या करोगे। हमारा भगवान की दया से आशीर्वाद है, सरकार के अंदर जो मंत्री रहे वो अपने काम से काम रखे, अपने ध्यान से काम करे, जनता की हितों की चिंता करे, यही लोकाचार होना चाहिए। ये उनका सरल सिद्धांत था। मुझे इस बात का संतोष है कि
ऐसे हमारे सारे बुजुर्गों के सबके आशीर्वाद से, और यही यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमको सबको भी सिखाया है उनके अपने जीवन से। इसलिए पिताजी बोलते बोलते भी गए थे कि देखना बेटा, तुम मेरा शरीर का जो भी होगा होगा, लेकिन तुम छुट्टी करके मत आना। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूंगा, मैं पहली बार बता रहा हूं, जब पिताजी का शरीर छूटने के लिए डॉक्टर ने कहा कि अब कोई मौका नहीं है, तो अब आप घर ले जा सकते हो, तो उस समय थोड़ा मेरे को कष्ट तो हुआ था। उस समय मेरी कैबिनेट चल रही थी, और वो कैबिनेट के दरमियान मुझे समाचार मिला कि पिताजी को घर ले गए हैं और उनका एक तरह से अंतिम समय है। तो अंतिम समय में उनने, जो बाकी सब साथ में थे, उनने कहा कि वो वही है ना भोपाल, उसको आने की जल्दी मत करना, जो होगा हो जाएगा। और ऐसे 2 मिनट अपने परिवार की तरफ आंखें देखी और अपना शरीर छोड़ा उनने। और मैं भी उनकी उस भाव के आधार पर शाम तक बाकी प्रशासनिक काम करता रहा, और फिर बाकायदा देर रात अपने घर लौटा। फिर दूसरे दिन अपना जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम हुआ। हमारे लिए परमात्मा की दया से ये जो सरकारी दायित्व है, इसका महत्व है। इसलिए इन व्यवस्थाओं से कोई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे व्यक्तिगत दुख में सबको दुखी करना चाहूँ, लेकिन कोई काम मिलता तो काम को दिल से करने की आदत डलना चाहिए, और काम ही भगवान है यही मान के करना चाहिए। इतना ही मैं बताऊँ। मैं आपकी सजल आंखें देख रहा था इस समय, लेकिन ये भी सोच रहा था कि एक राजनेता के बारे में, क्योंकि मैंने सिंधिया जी को भी देखा है, जब उन पर व्यक्तिगत छीटाकशी होती है तो बहुत आहत होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ। मूर्ति मंत्र प्रतीक है ये 2 राजनेता। सुनिए आपने बात। बाबूजी ने ये पूछा कि वो वही है ना, यहां नहीं आना चाहिए। ऐसे पिता के पुत्र हैं डॉक्टर मोहन यादव और माधवराव सिंधिया जी। क्या बात है सर, मोहन जी के साथ काम करने का। इसमें दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अनुभव अभी आपने मुख्यमंत्री जी से सुना, मैं जब एक दिन पहले अस्पताल में गया था उज्जैन में, और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने का अवसर मुझे प्रदान हुआ, तो जब लोगों ने उनको बोला कि मैं आया हूं मिलने के लिए, तो ऐसे ऐसे करके बुलाया उन्होंने मुझे, बोला मुझे घर जाना है, घर जाना। मैंने कहा क्यों? खेत पे जाना है। जो व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर में है, वो व्यक्ति उस समय में भी याद रख रहा है कि मुझे खेत पे जाना है। तो ये आप एक शब्द कभी कभी हम लोग जिंदगी में भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल ये शब्द और ये चरित्र मिलती नहीं है, और वो शब्द है मासूमियत। बहुत सुंदर बात है। और मोहन जी और हमारे ज्योतिरादित्य जी में ये बहुत कूट कूट के भरा है। आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, प्रखर वक्ता मिल जाएगा, दिमाग का तेज व्यक्ति मिल जाएगा, राजनीति में टेढ़ा मेढ़ा सोचने का कि कैसे ये करना है वैसे करना है, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। पर मासूम लोग और दिल से अच्छे लोग बहुत बिरला आप लोगों को जिंदगी में मिलेंगे, और वो क्षमता मैंने उन्होंने देखी। और जहां तक आप मोह की बात कर रहे हो जी, मैंने अपने पूज्य पिताजी में देखा था कि यही जो अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीवन ऐसा जियो जिससे, हमारे शास्त्रों में भी लिखा जाता है, अगर मोक्ष पाना है, और थोड़ा आध्यात्मिक बात कर रहा हूं मैं, मोक्ष पाना है तो सबसे कठिन काम आपको जिंदगी में करना है, और वो क्या है? अटैचमेंट को छोड़ना है। किसी चीज के साथ मोह नहीं होनी चाहिए। जी जी। और जब वे मंत्री रहे थे गीता जी, तब भी बड़ी साधारण जिंदगी उन्होंने जी थी। और 2007 में पहली बार जब मैं मंत्री बना था, 2014 तक एक दिन भी मैंने अपनी गाड़ी पे लाल बत्ती नहीं लगाई, एक दिन भी। वाह। उसका कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं शरद जी, क्या होता है कि आप और हम जब लाल बत्ती देखते हैं, हमको क्या लगता है कि भैया भागो यहां से, भगवान जाने क्या संकट आ जाएगी, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। कोई भी चीज जो आपको जनता से दूर रखे, उसको आप पहले दिन ही त्याग कर दो। बहुत सुंदर सर। और दूसरी बात, जो अनुशासन, और उदाहरण के तौर में आपको कह दूं, मंत्री के रूप में आपको कई जगह जाना पड़ता है, पर जहां मंत्री के रूप में मैं नहीं जा रहा हूं,
उसी समय मैं अपनी सरकारी गाड़ी को त्याग कर देता हूं और मैं अपनी निजी गाड़ी इस्तेमाल करता हूं। आई क्लियर, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए आपका ऑफिशियल रूप में और आपका पर्सनल रूप में, और वो सबको दिखना चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आप दोनों को चुना है, ये बहुत साफ है और ये मैसेजिंग बराबर होती है। बस इस एक प्रश्न के बाद मैं आप दोनों से संवाद समाप्त करूंगा और टीम से आग्रह करूंगा, जो 4 व्यक्तित्व हैं जो इन दोनों विभूतियों के जरिए सम्मानित होंगे वो आगे आ जाएं, क्योंकि इस प्रश्न के बाद हम सब सर कंक्लूड करूंगा मैं मध्य प्रदेश को कहां ले जाने की मंशा। फिर सिंधिया जी का एक छोटा सा प्रश्न लेकर, क्या सपना है? आप इंडस्ट्रियल, जैसा सर ने जिक्र किया, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की कोशिश है, रेलवे लाइंस आप ला रहे हैं, निमाड़, मनमाड़ और पूरा निमाड़ एरिया जो ट्राइबल इलाका है, 10,000 करोड़ सड़कों के लिए है, एक बहुत बड़ी कोशिश दिख रही है। क्या सपना है? अभी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। देखिए, ये हमारा मध्य प्रदेश, इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जहां हमारा नेतृत्व कर रहा है और हमारी योजनाओं के लिए, सरकार की व्यवस्थाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है। और ऐसे माननीय सिंधिया जी से लगा करके शिवराज जी तक सारे हमारे पास 5-5, 6-6 मंत्री हमारे पास है। और ऐसे में ये मध्य प्रदेश में परमात्मा ने पूरे देश पे कृपा की, लेकिन मध्य प्रदेश से थोड़ी ज्यादा की है। जहां मध्य प्रदेश में पर्याप्त भू संपदा, पर्याप्त लैंड बैंक है, हमारी वन संपदा है, भूगर्भ संपदा है, ये हमारी मानव शक्ति है, युवा शक्ति है, तो इनके आधार पर देश के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने, ये संकल्प हमारा सबका होना चाहिए। इसीलिए वो सारी चीजें, आप बताइए भगवान ने कितना दिया है, कभी हमारे अपने राज्य के ऊपर कोई तूफानी आफत नहीं आती है, कभी कोई समुद्र हमारा आसपास नहीं है कि उसकी कोई जल भराव की या कोई सुनामी आने की कोई कष्ट हो, ना कोई दूसरे प्रकार की दिक्कत है। तो जो कुछ है सब अनुकूलता ही अनुकूलता है। उस अनुकूलता का लाभ लेना, इसी का तो मौका दिया भगवान ने, तो इससे आगे बढ़ करके काम करने की जरूरत है। और मुझे इस बात का संतोष है कि सभी लोगों के साथ मिलकर के हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे सारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में एक नंबर पर जाने के लिए कटिबद्ध है और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। बिल्कुल, और ये मध्य प्रदेश का भी दायित्व है कि वो इन सपनों को पूरा करे। सर, डॉक्टर मोहन जी के साथ काम करने का अनुभव और बतौर केंद्रीय मंत्री किस तरह से ये तो देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी बातचीत कर रहे हैं और कई तरह की बातें हुई इस कार्यक्रम में। आप देखिए, ना सिर्फ उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ पर बात की, निजी जीवन के भी कई किस्से साझा किए डॉक्टर मोहन यादव ने और समझाया कि किस तरह से कर्म ही पूजा है। इस दायित्व को वो जिस तरह से निभा रहे हैं, प्रदेश के मुखिया के रूप में लगातार कार्य करते हैं। कई ऐसे किस्से भी उन्होंने सुनाए जिससे वहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ दर्शकों को भी प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से अपने जीवन में हमें कर्म को सबसे पहले आगे रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों ना हो। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव बंसल न्यूज़ के इस मंच पर अपने कई किस्से साझा कर रहे हैं, कई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए न सिर्फ प्रदेश की अच्छाई, प्रदेश के विकास की बातें हैं, बल्कि निजी रूप से आप कितना खुद को बेहतर कर सकते हैं एक इंसान के रूप में, वो भी उन्होंने कहा। क्या बड़ी बातें हैं वो भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुशासन के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है, खर्चे पर कंट्रोल करेंगे, आय बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रदेश पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है पहले से। किसानों के हित में लगातार सरकार काम कर रही है। राज्य के सभी किसानों को फ्री बिजली भी मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है। आने वाले सालों में 52 मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे और जो योजना हमने लागू की है वो बंद नहीं होगी, ये आश्वस्त भी किया है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने। तो आप देखिए, बेमिसाल 1 साल, 13 दिसंबर को उनके कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ और जिन उपलब्धियों को
लगातार उन्होंने बताया है उनकी सरकार में जिस तरह से कार्य हुआ है, अगले 4 साल तक वो इसी प्रकार प्रदेश की सेवा करने वाले हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। ग्वालियर में बंसल न्यूज का ये खास कार्यक्रम चल रहा है। आप देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त बंसल न्यूज के इस मंच पर। तो देखिए कार्यक्रम में आशीष जी भी मंच पर आ जाएं। आशीष अग्रवाल जी हमारे बहुत ही बढ़िया साथी, और शिवराज यादव जी जिला पंचायत सदस्य, उनसे भी विनम्रता से आग्रह है कृपया मंच पर आएं। और वो एक गीत है कि वो श्रृंगारिक है कि अभी ना जाओ छोड़कर, लेकिन मैं दोनों माननीय महानुभावों से वायदा ले रहा हूं कि एक डिटेल बातचीत के लिए हम वक्त निकालेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय सिंधिया जी, एक डिटेल बातचीत, क्योंकि मन नहीं भरा है। सर बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद।